5 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़े खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचा रहा है। खबर इस बीच गुजरात से है। गुजरात में कोरोना की वजह से लोगों को सबसे बड़ी संख्या में क्वारंटीन करने का मामला सामने आया है। सूरत में नगर निगम एक पूरे इलाके को क्वारंटीन कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 17,000 मकान हैं जिनमें 54,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। नगर निगम का कहना है कि इस इलाके में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके के सभी लोगों को होम क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है, यानी लोग 14 दिनों तक अपने ही घरों में रहेंगे। इस इलाके के 12 अस्पतालों को भी सैनिटाइज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की 55 टीमें इलाके में कार्रवाई करने में जुटी है। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, ये अभी तक कोरोना वायरस से संबंधित सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए सूरत में खास तौर पर एक मौत हो चुकी है और तकरीबन गुजरात में 87 जितने पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पहली मौत भी सूरत में हुई थी और अब जो चूंकि मामला जो सामने आया, एक इस्त्री करने वाला शख्स जो इस इलाके में, अगर मैं रांदेर की टोपोग्राफी आपको समझाऊं तो बेहद संकरी गलियां और तंग गलियों के बीच का इलाका है और उस जो लोकेशन है जहाँ पर जिस व्यक्ति का पॉजिटिव केस कल आया, उसके दुकान के आसपास से लोगों का गुजरना लगातार रहा। ऐसे में तो उस इलाके को पूरी तरह से क्वारंटीन करने का आदेश नगर निगम की ओर से हुआ। तकरीबन 17,000 जितने घर हैं, 22 जितनी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं जिन्होंने घर घर जाके इस बात की जानकारी ली और लोगों को हिदायत दी है कि घरों के बाहर ना निकले, क्योंकि ये अगर क्लस्टर बेस हो जाता है तो ये दिक्कत और ज्यादा होगी और नगर निगम किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहता और इसके चलते पूरा इलाके में नगर निगम ने बोर्ड लगा दिए गए हैं। और अमूमन ये अहमदाबाद या गुजरात के कई शहरों में देखा गया कि जहां पर भी सस्पेक्ट के तौर पर देखा गया तो उन इलाके या उस घर के बाहर क्वारंटीन ये इलाका है और ये घर क्वारंटीन है, वहां कोई ना जाए, इस तरीके के होर्डिंग बोर्ड लगाए जाते थे। यहाँ पर पूरे इलाके में मतलब पूरा 17,000 जितने घर हैं वहां पर ये पूरी तरीके से इलाके में लगाया गया, रांदेर इलाके में, कि यहाँ पर लोग 14 दिन तक बाहर ना निकले। जो भी जरूरत होगी वो नगर निगम उनकी जो जरूरत है वो पूरी करेगी। तो पूरे इलाके को, रांदेर को उन्होंने जनक, आप बोल रहे हैं कि नगर निगम ने पोस्टर के जरिए और लोगों को लगातार जानकारियां पहुंचाई है, लेकिन 17,000 मकान है जिनमें 54,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में 21 दिनों का जो लॉकडाउन चल रहा है उसे भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते दिख रहे हैं। ऐसे में वहां ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए क्या तैयारियां हैं? और खासतौर पे सूरत पुलिस के लिए चुनौती होगी, जबकि लॉकडाउन में कई लोग दिन में मरकज से लोग निकाले गए, उनके 108 उनमें बीमार हैं। 29 केस वो हैं जो विदेशों से आए थे और उनके परिवार वालों को 29 उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। कल तक 2 लोगों की डेथ थी, आज 2 लोगों की और हो गई है, 4 लोगों की डेथ हो गई है। ये जो 2 लोगों की डेथ हुई है आज, ये उनमें से हैं जो मरकज़ से निकाले गए थे, उनमें से 2 लोगों की डेथ हो गई है। जितने भी पेशेंट्स अब हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, जो 219 पेशेंट्स हैं, 208 रह गए क्योंकि उसमें से 6 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए, 1 पेशेंट बाहर चले गए थे और 4 की डेथ हो गई। 208 पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल्स में हैं जिसमें से 1 वेंटिलेटर पे है। तो जैसे रोज़ मैं जब बताता हूँ तो ये 1 वेंटिलेटर पे कुछ दिनों से है और मैं उम्मीद करता हूँ ये ठीक हो जाएंगे, और 5 ऑक्सीजन पे है, 202 बिल्कुल स्टेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग ठीक हो जाने चाहिए। इस समय जब ये मैं सारा डेटा बताता हूँ आप लोगों को रोज़, इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए चिंताजनक हैं, जिनके बारे में मैं ज़्यादा चिंता करता हूँ। एक, क्या कोरोना आम लोगों में फैल रहा है, और दूसरा, कितनी डेथ हुई। इस डेटा को देखते हुए 29 लोग मैंने बताया कि ऐसे हैं जो लोग विदेशों से कोरोना लेके आए थे और उनके परिवार के लोगों को कोरोना हो गया। 29 ऐसे हैं। ये 29 की फिगर कई दिनों से सेम चल रही है, ये नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब अभी तक दिल्ली में कोरोना फैल नहीं रहा। यहाँ तक कि जो लोग मैंने बताया 51 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों से आए थे
उनके भी परिवार वालों को सबको नहीं हुआ, केवल 29 लोगों को हुआ है। तो अभी दिल्ली में कोरोना फैलना चालू नहीं हुआ। इस पूरे डेटा से ये एक अच्छी बात निकलती है। कितनी डेथ हो रही है, जो मरकज़ से निकल के आए हैं लोग वो थोड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं, उनमें से 2 लोगों की आज डेथ हो गई। बाकी लोग जितने पेशेंट्स हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं। मरकज़ से 2346 लोगों को निकाला गया था, जिसमें से 1810 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है, 536 लोगों को अस्पतालों में भेजा गया है। तो 2346 लोगों को जो भेजा गया है उनका हम लोगों ने, ताकि स्टेटस पता चले, उनका एक साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं और अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि इनमें से कई लोग कोरोना के पेशेंट्स नज़र आएँ। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर हमारा पेशेंट्स का डेटा दिल्ली का शूट अप करेगा। दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2943 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, जिसमें से जैसा मैंने बताया 1810 लोग मरकज़ के हैं और 1133 जो विदेशों से आए हुए लोग हैं। तो 2943 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया हुआ है और 21,307 लोगों को हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है। कल से जो गरीबों को, बेसहारा लोगों को, जिन लोगों को कोरोना की लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, जिन लोगों के घर में खाने को भी नहीं है, ये मौका है जब हर सरकार को, हर जिम्मेदार सरकार को ऐसे अपने गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। इसमें ना केवल सरकार बल्कि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सब लोग इसमें मदद कर रही हैं। NGOs बहुत सारी मदद कर रही हैं। तो अब कल 6,02,08 लोगों ने लंच किया था, जो हमने सेंटर खोले हैं अब दिल्ली में जगह जगह। अब बहुत जगह सेंटर खुल गए हैं दिल्ली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे इतने खुल जाएंगे कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर एक सेंटर होगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल 6,02,08 लोगों ने लंच किया था और 5,95,760 लोगों ने डिनर किया था। तो लगभग 6 लाख लोगों ने लंच किया, लगभग 6 लाख लोगों ने डिनर किया था। अब हमने इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा दी है कि अगर 10 लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को जो भी खाना खाने के लिए आएगा उसको वापस भूखे खाली हाथ नहीं भेजा, खाली पेट नहीं भेजा जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अब लंच और डिनर का इंतज़ाम है। इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया कि अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। मेरे पास कुछ दिनों से ऑटो वालों के, टैक्सी वालों के, RTV वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भूखमरी के कगार पे हैं, हम लोग भी सारी हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है और CM साहब आप तो हमारे इतने चहेते हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं और ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है और मैं किसी भी व्यक्ति को भूखमरी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे दूसरे सबका हम लोग अभी तक मदद करते आए हैं, ऑटो, RTV, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक, ई-रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। तो सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। ये बड़ा कठिन समय है जब पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है, जिनकी रोज़ी रोटी भी चली गई है और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सकें ऐसे वक्त में। तो हमारी किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे।
तो आप सभी के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएंगे, लेकिन इसमें लगभग हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसका थोड़ा सा वो रखना। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान आया था। उन्होंने लिखा था कि हो सकता है 1 लाख से 2.5 लाख लोगों के बीच अमेरिका के लोगों की जान चली जाए। तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयावह स्थिति है। अमेरिका जो कि देश दुनिया का सबसे विकसित देश है, जहाँ पे कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 1 से 2.5 लाख लोगों की जान जा सकती है। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन का जो ऐलान किया है ये बेहद ज़रूरी है। इसका सबका हम लोगों को पालन करना है। हर हालत में अपने घर में ही रहना है, थोड़े दिन अपने घर में ही रहना है। इसमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महत्वपूर्ण बातें अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि हम ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये देंगे और इसके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हफ्ता भर लग सकता है और पूरी कोशिशें हैं। इस संकट की घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ वो खड़े हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से गौशालाओं में गायों के लिए चारे की कमी होने लगी है, क्योंकि फसल की कटाई नहीं होने और लोगों से दान नहीं मिलने से गौशालाओं तक चारा नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से गायों के खाने के लिए चारे की लगातार कमी होती जा रही है। ऐसे ही हालात चंडीगढ़ की एक गौशाला में भी देखे गए, जहां हजारों गायों को पेट भर चारा नहीं मिल पा रहा है, जिससे गौशाला संचालक भी परेशान दिखे। इन गायों को चारा डालने के लिए उनके पास चारे की कमी है। करीब 1000 के आसपास गायें इस गौशाला में हैं, लेकिन इनको जो चारा दिया जाता है उसकी लगातार कमी है और जो गौशाला संचालक हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है इन गायों के लिए चारा अरेंज करने में। गौशाला संचालकों ने बताया कि लॉकडाउन में वो दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। कोई दानी बाहर नहीं निकल रहा है भारत बंद होने के कारण, इसलिए हमें डोनेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। दूसरा, चारे के दाम बढ़ चुके हैं। कोरोना के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक साथ भीड़ सड़कों पर न उतर आए, इसके लिए सभी राज्यों को मिलकर रणनीति बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना से मुकाबले के लिए एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर आगाह भी किया। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बातचीत में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना के मामले बढ़ने और राज्यों में उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर हमला किया और लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की देश विदेश में तारीफ हो रही है। 130 करोड़ भारतीय कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति कर रही है।
अब समय आ गया है कि वो राष्ट्र हित में सोचें और लोगों को गुमराह करना छोड़ें। इधर देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 328 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 12 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली के तबलीग जमात के कार्यक्रम से लौटे लोगों की वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक कोरोना के 400 पॉजिटिव मामले ऐसे हैं जिनका संबंध तबलीग जमात या फिर उससे जुड़े कोरोना पॉजिटिव लोगों से है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस संख्या के बढ़ने की आशंका है। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे कोलीग ने आपको बताया, कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में कंटेनमेंट प्रोसेस के लिए कार्य करने के लिए उनसे सबसे कहा था। इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। लॉकडाउन के बीच नागपुर के एक शेल्टर होम में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया। प्रशासन ने वहां दूसरे राज्यों से आए लोगों को घर लौटने से रोकने के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया है। लेकिन शेल्टर होम में ठहरे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें खराब खाना परोसा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो वहां रखे सब्जी चावल खाने से ही इनकार कर दिया। पानी जैसा सब्जी मिल रहा है अपने को, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। एक रोटी मिल जाता है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, पेट ही नहीं भरता उसमें। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ गड़बड़ है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी और सही में अगर खाना खराब है तो दूसरे एनजीओ के माध्यम से दिया जाएगा। नागपुर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन की तरफ से करीब 4000 लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। इधर मध्य प्रदेश और मुंबई में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ चल रही मुहिम में शामिल लोगों से बदसलूकी की गई। एक दिन पहले इंदौर में कोरोना संदिग्ध महिला की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ, तो वहीं मुंबई के धारावी में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मुद्दे पर जागरूक करने पहुंचे पुलिस टीम पर पथराव किया गया। उधर मुंबई के धारावी में एक दिन पहले पुलिस की टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। एक दिन पहले पुलिस की टीम धारावी की एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस की टीम पर हमला किया। उधर इंदौर में कोरोना संदिग्ध की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एक दिन पहले इंदौर में कोरोना संदिग्ध एक महिला की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से बदसलूकी का मामला सामने आया था। आरोप है कि परिवार के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव शुरू किया और थूककर उन्हें भगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आने से पथराव कर रहे लोग वहां पर भाग गए। वहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस तरह के हालात में काम नहीं कर पाने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है। इस ट्वीट में शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। कहा गया है कि पूरे दिन केवल गर्म पानी पीना चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम, योग और ध्यान करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है।
हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का खाना बनाने में इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा लोगों से रोज 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने को कहा गया है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्का डालकर बनाई गई हर्बल चाय पीने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही दूध में हल्दी डालकर दिन में 1 से 2 बार लेने को कहा गया है ताकि बीमारी की चपेट में आने का खतरा कम हो सके। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक और डॉक्टर के कोरोना होने की पुष्टि हुई है। बताया गया है कि एम्स में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक सीनियर डॉक्टर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के दूसरे डॉक्टरों और स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। एम्स में आए इस नए मामले के साथ ही दिल्ली में अब तक 8 डॉक्टरों को कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। यानी कि अब हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रियंका जुड़ रही हैं। प्रियंका, अब एम्स में भी डॉक्टरों को कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है, स्थिति गंभीर होती जा रही है। जी बिल्कुल, कल सफदरजंग के डॉक्टर दंपति का मामला सामने आया था। उसके बाद आज ये सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं जिनका इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोरोना डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी किस तरीके की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। अब ये बताया लगा उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसको फिलहाल खंगाला जा रहा है और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो बाकी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स का स्टाफ होता है उनको आइसोलेशन और होम क्वारंटीन रहने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही एक प्राइवेट अस्पताल में भी एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो कुल मिलाकर आप दिल्ली में अगर बात की जाए तो 8 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कोविड-19 हो गया है। और इसके बाद जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं तमाम लोगों से कॉन्टैक्ट कर उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। जी, आप खबर पर नजर बनाए रखें प्रियंका। लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए देश भर में खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के नगर निगम की तरफ से शहर के एक कॉलेज में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जहां कई महिलाएं पूड़ियां बेलती हुई नजर आईं। पास में ही कुछ लोग पूड़ियां तलते हुए दिखे। इसके बाद थैलियों में पूड़ी और सब्जी पैक की गई ताकि खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। कम्युनिटी किचन में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वो सुबह 5 बजे से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। खुद अयोध्या के मेयर कम्युनिटी किचन में बनते खाने को देखने पहुंचे। हम लोगों का यही प्रयास है कि यह राम की नगरी है, राम की नगरी में जो भी रहे वो भूखा न रहे और राम की नगरी से जो गुजरे भी वह भी भूखा न रहे। बताया गया कि एक हफ्ते में कम्युनिटी किचन के जरिए रोजाना सैकड़ों लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहने तक कम्युनिटी किचन में खाना बनता रहेगा। इधर इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मारपीट के मामले को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उनके काम में बाधा डालने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए चेतावनी देते हुए कहा कि मानवाधिकार सिर्फ मानवों के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, ये कड़ी चेतावनी है। मानवाधिकार सिर्फ मानवों के लिए होते हैं। इंदौर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। पीड़ित मानवता को बचाने के आपके कार्य में कोई भी बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। ये संबोधन एक वीडियो संदेश जारी कर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। तो कल सुबह 9 बजे एक वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये ट्वीट कर जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, लेकिन डिटेल में क्या पता चल पा रहा है? कोरोना को लेकर किन बातों को साझा कर सकते हैं, किस बातों पर जोर हो सकता है? देखिए, कई चीजों पर लोगों का ध्यान लगा हुआ है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की है। उसमें कई तरह की बातें चर्चा की गई हैं और किस तरीके से अब लॉकडाउन के बाद की क्या स्थिति होगी उस पर भी आज की बैठक में चर्चा की है और मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने सुझाव भी उन्हें दें ताकि 15 तारीख जब लॉकडाउन जब तक के लिए तय किया गया उसके बाद क्या किया जाए इस पर भी अपने सुझाव मांगे। तो हो सकता है कि भविष्य में किस तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा, किस तरीके से धीरे धीरे लोग
सामने आएंगे और लोगों की भीड़ ना लगे और किस तरीके की स्थिति वर्तमान स्थिति है, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं, लोगों के मन में बहुत उत्सुकता है कि क्या स्थिति इस समय वर्तमान पूरे देश की है। तो उन सब सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के संबोधन में मिलने की संभावना है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री बीच बीच में अभी पिछले दिनों जब उन्होंने अपना संदेश दिया था तो स्थिति बताई थी, और अब वो आज की स्थिति बताएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में अभी भी काफी दिन है। लोगों के बीच में सभी तरह की खबरें खुद प्रधानमंत्री के मुख से अगर जाएंगी तो निश्चित तौर पर उनका विश्वास बढ़ेगा, और इसी कारण वो अपना वीडियो संदेश कल सुबह 9 बजे लोगों के सामने जारी करेंगे। और इस वीडियो संदेश के जरिए जो वर्तमान स्थिति है उसकी जानकारी देने के साथ साथ जो भविष्य में जो रणनीति है, जिस तरीके से काम करना है कोरोना से लड़ाई में, उन सब बातों का जिक्र इस संदेश में होगा। जी। कोलकाता के एक इलाके में खाने पीने का सामान बांटने से रोके जाने पर बीजेपी नेताओं और पुलिस में बहस हो गई। वहां लॉकडाउन के बीच बीजेपी कार्यकर्ता एक मोहल्ले में सामान बांटने पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें सामान बांटने लगे, लेकिन इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और बिना इजाजत ऐसा करने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वो भड़क गए। इसके बाद पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान पुलिस के समर्थन में भी कुछ और लोग वहां पहुंच गए और खाने पीने का सामान पुलिस को सौंपने की मांग करने लगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही सामान बांटने पर अड़े रहे। बीजेपी ने कोलकाता के अलग अलग इलाकों में अपने हाथों से जरूरतमंदों को सामान बांटने का संकल्प लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस फाउंडेशन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में गुजरात के वडोदरा में रिलायंस फाउंडेशन 10,000 मास्क बनाने के लिए महिलाओं के समूह की मदद कर रही है। वडोदरा के करोडिया गांव की 60 महिलाएं मास्क बनाने का काम रिलायंस फाउंडेशन की मदद से कर रही हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की ओर से सिलाई की ट्रेनिंग भी दी गई थी। हम लोग प्रतिदिन एक दिन के 1000 मास्क बनाते हैं, और ये जो 1000 मास्क हम रिलायंस फाउंडेशन को देते हैं, और रिलायंस फाउंडेशन पूरे गांव में मतलब आजू बाजू के जो डिस्ट्रीब्यूटर में वो लोग फ्री में करते हैं, और जो एक मास्क किसी की ज़िंदगी बच सकती है, इसीलिए ये जो बना हुआ है हमारा, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो हमने एक मास्क बना के किसी की ज़िंदगी को थोड़ा सचेत कर दिया है कि भाई एक मास्क से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। अमेरिका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई है। अमेरिका में कोरोना के करीब 1,90,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात और खराब होने की आशंका जताई। ट्रंप ने कहा कि जरूरी एहतियात बरतने के बाद भी अमेरिका में 2.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। 100 to 200,000, anything with a lot of people, right? And that number comes in at 1.5 to 1.6 million people, up to 2.2 and even beyond. So that's 2.2 million people would have died. ट्रंप ने अमेरिका के लिए अगले 2 हफ्ते बेहद खतरनाक और चुनौती भरे बताए। This is going to be a very painful, very painful 2 weeks. यही नहीं, अमेरिका में वेंटिलेटर समेत दूसरी चीजों की कमी की खबरें भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से वहां आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। और अमेरिका के डर को इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि वहां पिछले 10 दिन के अंदर ही कोरोना वायरस के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,90,000 तक पहुंच चुके हैं। इनमें भी करीब 85,000 मामले तो सिर्फ पिछले 5 दिन के अंदर सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 4,000 को पार कर चुका है। अकेले न्यूयॉर्क में ही कोरोना के 76,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहां 1,800 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। CSIR से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को कोरोना टेस्ट किट बनाने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस किट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ 2 घंटे में कोरोना के नतीजे आ सकते हैं, और दूसरी बड़ी बात ये कि इस टेस्ट के लिए सिर्फ 600 रुपए का खर्च आएगा। फिलहाल ये किट ट्रायल के अंतिम दौर में है, और CSIR का दावा है कि अगले 15 दिन में ये किट बाजार में आ जाएगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट सैंपल जब आता है उसमें अगर कोविड-19 की RNA हो तो वो RNA को हम पहले cDNA में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका एक छोटा सा PCR यानी कि एम्पलीफाई करते हैं उसकी कॉपीज़ को। उसके बाद एक स्पेशल CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स हम उसके ऊपर डालते हैं। जब ये Cas9 कॉम्प्लेक्स या DNA को बाइंड करता है तो वो एक स्ट्रिप के ऊपर अब मूवमेंट करने लगता है, यानी कि ऊपर जाता रहता है, कि बाइलैटरल फ्लो बोलते हैं इसको।
और जब वो ऊपर जाता है तो एक जगह पे एक लाइन आता है और वो लाइन अगर आए तो हमें पता चलता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं। टेस्ट बहुत सस्ता मशीन का द्वारा होता है, PCR मशीन, जो कोई भी छोटा मोटा पैथोलॉजी लैब में मिल जाता है। इसके लिए ट्रेंड मैन पावर भी नहीं चाहिए, टेक्नीशियन कर सकता है। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ ये टेस्ट सस्ता में लेके आने के लिए। हमारा उम्मीद है 600 रुपया में ये टेस्ट दे पाएंगे। और असम की कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक पुलिसकर्मी और डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठे दिखाई दिए हैं। रूप ज्योति कुर्मी ने लॉकडाउन और कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए दोनों की तारीफ की और सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के लिए लोगों की तरफ से माफी भी मांगी। वीडियो में दिख रहा पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी के इलाके के ही हैं। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए पुलिस वाले दिन रात निगरानी में जुटे हैं, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर भी दिखी, जहां तैनात पुलिस वाले गाड़ियों की जांच करने के साथ ही खुद की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते दिखाई दिए। फ्लाईओवर से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच में जुटे ये पुलिस वाले थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइजर से हाथ साफ करते दिखे। पुलिसकर्मी सड़कों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी करनी है तो वो इस तरीके से तैनात रहते हैं और इस बीच वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं ये देखिए। सैनिटाइज़र जो है वो हर किसी को दिया गया है। इसके अलावा पुलिस वालों के हाथ धोने के लिए पानी और साबुन का भी इंतजाम किया गया ताकि पुलिस वालों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इन दिनों देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू कर रखा है, लेकिन कई शहरों में ऐसे आम जनता के साथ साथ कई नेता भी मानने को तैयार नहीं हैं। तेलंगाना को मंत्रियों ने इसी तरह लॉकडाउन की धज्जियां वहां पे उड़ाई हैं। ये दोनों नेता रामनवमी समारोह में पहुंच गए। इन दोनों मंत्रियों को अपनी पत्नियों के साथ रामनवमी समारोह के दौरान देखा गया। ये दोनों तेलंगाना के प्रसिद्ध सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर पहुंचे थे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा कि हो सकता है भारत में कोरोना उतना खतरनाक साबित न हो जितना अमेरिका और यूरोप के देशों में हो रहा है। उन्होंने इसकी कुछ वजहों के बारे में भी बताया। पहला दावा उन्होंने ये किया कि कोरोना उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जिनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। भारत में ऐसे लोगों की संख्या केवल 20% है। ऐसे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल का दावा है कि भारत में कोरोना का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा उनका दावा है कि अभी तक दुनिया भर में इस वायरस से बुजुर्गों की मौत के मामले ज्यादा आ रहे हैं, जबकि भारत में युवा आबादी ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल का कहना है कि यह भी एक वजह हो सकती है जिससे भारत में कोरोना कम खतरनाक रहे। भारतवर्ष में जो वायरस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके डिफरेंस होने की वजह से उसकी विरुलेंस या उस वायरस की कैपेबिलिटी, वो सीरियस बीमारी जिसमें कि बुखार, भर्ती होना, सांस नहीं आना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ना है, तो वो शायद इंडिया में वो वायरस नहीं है, कम विरुलेंट वायरस है। दिल्ली में निजामुद्दीन से तबलीगी जमात के कार्यक्रम से शिरकत करने वाले जिन 188 लोगों को कोरोना जांच के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर JC पासी के मुताबिक ये लोग जांच के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी इन लोगों की जांच के दौरान अपनी सुरक्षा का खतरा भी ले रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की मांग के बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस के और जवान तैनात किए गए हैं। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर JC पासी के मुताबिक यहाँ पर भर्ती किए गए लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और जबरदस्ती अस्पताल में रखा गया है। We are facing problems. We are facing problems because many of them don't think that they needed admission. Why are they here? Why are they not being released? Why doctor is not attending them every hour? Why a lot of medicine is not being given to them? Why some people are also objecting, why are we testing them? So this has brought our security situation also under some kind of risk. So I have requested my health secretary
for an extra deployment of Delhi police personnel, which she did. देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ओडिशा के बरगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में एक जोड़े की शादी करवाई गई। बताया गया कि लड़की के घरवाले इस शादी के खिलाफ थे, जिसके बाद लड़का और लड़की दोनों थाने पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने उनकी शादी करवा दी। इससे पहले थाने पहुंचे लड़के और लड़की को सैनिटाइजर दिया गया ताकि वो अपने हाथ साफ कर सकें। हाथ साफ करने के बाद दोनों थाने के अंदर गए, जहां कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। शादी के बाद दुल्हन ने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। बदले में पुलिस ने भी दोनों को गिफ्ट के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर दिया ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को बिस्किट खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आगे पुलिस वाले जैसे हेल्प करियन, बहुत धन्यवाद। शादी के बाद दोनों मंदिर पहुंचे और बाहर से ही माथा टेककर घर चले गए। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों पर सख्ती शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा इलाके में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने खुद ग्रेटर नोएडा में परी चौक इलाके का दौरा किया। उन्होंने रिहायशी इलाकों और इंडस्ट्रियल इलाके में लॉकडाउन के हालात का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के साइड 4 पे और जो कमिश्नर हैं गौतम बुद्ध नगर के, वो लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले परी चौक में आलोक सिंह मौजूद थे और वहां पर इन्होंने जायजा लिया। सर, कोरोना वायरस के कितने मामले सामने आए हैं अभी तक गौतम बुद्ध नगर, अगर हम पूरा बात करें, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर में अब तक 48 ऐसे केसेस हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं पॉजिटिव, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है इसके साथ साथ कि 6 उसमें से ऐसे हैं जो स्वस्थ भी हो गए हैं। और इसको कंटेन करने के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉकडाउन के लिए आग्रह किया था, उस आग्रह पे गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने लॉकडाउन सुनिश्चित किया है। पुलिस पूरी तरह से लॉकडाउन को एनफोर्स करा रही है। इस समय पूरे जनपद में 132 नाके लगे हुए हैं, अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, और उन चेक पॉइंट्स पे 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी एक शिफ्ट में रहते हैं। ये लोग 12-12 घंटे की अपनी शिफ्ट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लॉकडाउन में लोग अंदर ही रहें। पटना में खाना बांटने वाले दोस्त हों या घाटी में मददगार वर्दी, एम्स में मरीजों की सेवा हो, दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके लिए